आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। क्राइम बोलो या फिर ऑफेंस बोलो, इसका मतलब सेम होता है। ठीक है, तो जब आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे तो आपके लिए जो एक नया बार बार वर्ड मिलेगा वो क्राइम, या फिर क्राइम के बदले एक नया वर्ड मिलेगा ऑफेंस, OFFENCE। ठीक है, तो दोनों का मतलब यहाँ पे सेम है। क्राइम बोलो या फिर ऑफेंस बोलो, दोनों का मतलब यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जब कोई भी क्राइम होता है, यानी कि जब कोई भी घटना घट जाता है, हो जाता है, कोई किसी का चोरी कर लिया, कोई चीज़, कोई किसी को मर्डर कर दिया, तो ये सब क्या है? क्राइम ही तो है। तो इस क्राइम में पुलिस का क्या रोल है ना? पुलिस क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है, उसी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला लिखा हुआ है कि व्हेन द पुलिस रिसीव एन FIR or detects a crime, it starts an investigation which may include questioning witnesses, recording their statements, and collecting other kinds of evidence like fingerprints, stolen things, murder weapons, etc. अब देखिए यहाँ पे ना समझते हैं हम इस चीज़ को। इस वाले पॉइंट में आपको दो चीज़ों पे खास करके ध्यान देना है। सबसे पहले दो नहीं, पहले एक चीज़, वो है आपका FIR, है ना? ये क्या होता है? देखिए क्या है ना, FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जैसे सपोज कीजिए कि मेरे घर में ना चोरी हुआ, ठीक है, मेरे घर में चोरी हुआ, तो ये शिकायत हम कहाँ करेंगे? पुलिस स्टेशन में करेंगे। तो मेरे घर में चोरी हुआ, हम सुबह उठे देखे कि मेरे घर से चोरी हो गया है बहुत कुछ सारा, यानी कि हमारे घर में रात में चोरी हुआ होगा, हम जब सोए हुए होंगे तो चोर आया होगा, मेरे घर से चोरी करके सामान लेके चला गया। हम सब सुबह उठे तो देखे कि हमारा सामान जो है चोरी हो चुका। तो हम दौड़ते दौड़ते गए पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में गए तो हमने वहाँ पे कहा कि सर चलिए मेरे घर में चोरी हो गया। तो क्या पुलिस वाला उठ के मेरे घर आ जाएगा? नहीं, वो कहेगा सबसे पहले कि भाई आपके घर में चोरी हुआ है, तो सबसे पहले आप पुलिस स्टेशन में क्या करो, एक FIR लिखवा दो। आपने बहुत बार सुना होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत बार सुना होगा, और आपने मूवी में भी जरूर देखा होगा कि FIR में लिखो। ये होता क्या है? FIR का मतलब होता है कि आपके साथ जो भी घटना घटा है ना, उसका तुरंत जाके पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देना। और पुलिस उसको क्या करता है, एकदम पूरा इन्वेस्टिगेशन पहले नहीं करेगा, पहले वो एक पेपर निकालेगा, ठीक है, और उस पेपर में पूरा घटना लिखेगा। आपको सामने बैठाया जाता है, आपको सामने बैठाएगा और वो पूछेगा, बोलेगा कि बताइए आपके घर में चोरी हुआ, कब हुआ, क्या क्या चोरी हुआ, कितना सामान लेके गया, कुछ निशान छोड़ा कि नहीं छोड़ा, ये सब का सब कुछ वो जो है ना रिटन रूप में वो अपने हाथों से लिखेगा। बस आपसे वो पूछेगा और वो पुलिस वाला जो आदमी बैठा हुआ वहाँ रहेगा वो लिखेगा। तो वो जो लिख रहा है ना, उसी को हम लोग कहते हैं FIR। तो कोई भी घटना जब घटता है, कोई भी आदमी जब अपने शिकायत को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, तो पुलिस वाला सबसे पहले कहता है कि आपका हम बात सुनेंगे, लेकिन पहले एक FIR तो लिखवा दो, है ना, ताकि मेरे पास एक रिटन रूप तो रहे कि आपके घर में क्या क्या चोरी हुआ, क्या क्या लेके गया। तो उसी को हम लोग कहते हैं FIR। तो जब किसी पुलिस थाना में FIR कोई लिखवाता है, अब पुलिस स्टेशन में FIR कोई क्यों लिखवाएगा? क्योंकि उसके साथ वो घटना घट चुका है, उसके ऊपर वो न्याय चाहता है, फैसला चाहता है। तो जब किसी पुलिस के पास कोई FIR लेके, यानी कि कोई अपने शिकायत को लेके आता है, वो FIR लिखता है, ठीक है, और यदि उसको लगता है कि वाकई में इसके साथ कुछ हुआ है ना, जैसे मान लीजिए सपोज पुलिस स्टेशन में एक पागल चला गया, ठीक है, और वो बोलेगा कि सर मेरा पूरा घर ही लूट लिया, तो कभी पुलिस वाला मानेगा? उसको नहीं मानेगा, है ना। वो ऐसे भी जान जाएगा कि वो ऐसे थोड़ा सा मेंटल उसका हाल खराब है, तो वो कैसे कह रहा है, तो उसके बातों को वो नकार देगा। लेकिन कोई यदि सीरियस आदमी जाएगा, बोलेगा कि सर मेरे घर में चोरी हुआ है, एकदम पूरे दबाव में बोलेगा, तो हो सकता है कि पुलिस उसके बातों को सुने, और सुनता भी है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है कि किसी के यहाँ चोरी हो गया, कोई किसी का मर्डर कर दिया, तो आदमी आके पहले FIR लिखवाता है, ठीक है, और पुलिस देखता है कि ये FIR जो इन्होंने ये लिखवाया है वो पहले लिख तो लेता है, फिर उसके बाद अपना वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द पुलिस रिसीव एन FIR और डिटेक्ट्स द क्राइम, मतलब कि जब उसको पता चल जाता है कि हाँ इसके साथ वाकई में ऐसा कुछ हुआ है, ये FIR इसलिए तो लिखवा रहा है, तब वो क्या करता है, इट स्टार्ट्स एन इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद वो खोजबीन, अपना पड़ताल ये सब शुरू करता है, विच में इंक्लूड क्वेश्चनिंग विटनेसेस। अब जब वो खोज पड़ताल करता है, तो खोज पड़ताल के बीच में वो क्या करता है, विटनेस मतलब गवाह, है ना, तो उससे वो सवाल जवाब करता है,
कि हाँ भाई क्या क्या चोरी हुआ, कब चोरी हुआ, क्या क्या लूट के लेके गया, क्या क्या बचा, वो क्वेश्चन करता है। रिकॉर्डिंग देयर स्टेटमेंट, उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड या तो वो रिटर्न में कर ले या तो वो कैमरा में मोबाइल से वो अपना रिकॉर्ड कर ले, वो बोलेगा ये फोटो अपना वीडियो बनाएगा ना, ऐसे भी हो सकता है रिकॉर्ड। एंड कलेक्टिंग अदर काइंड्स ऑफ एविडेंस, और अलग अलग प्रकार का एविडेंस यानी कि सबूत भी वो इकट्ठा करता है। जैसे कोई सामान कोई चुरा के लेके गया, उसके ऊपर उसका फिंगरप्रिंट रह गया, आपने देखा होगा मूवी में ये चीज़, फिंगरप्रिंट। उसके बाद जो सामान चुराया गया है, कुछ चीज़ लेके भाग गया, कुछ चीज़ हमारा बच गया, तो वो भी हमारा एक सबूत का ही सबूत के तौर पे उसको हम लोग काम करते हैं। और मर्डर वेपन्स, और जिससे किसी का हत्या हुआ है, जिस हथियार से, वो सब चीज़ यदि पड़ा हुआ है तो वो सारे चीज़ों को वो इकट्ठा करता है और सबूत के तौर पे उसको इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला रोल आप क्या देख रहे हैं पुलिस का, कि सबसे पहले यदि कहीं पे कोई क्राइम होता है तो वो आदमी खुद आके पहले FIR लिखवाता है। FIR लिखने के बाद पुलिस जो है अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। और FIR का मतलब समझ में आ गया क्या होता है। इट इज अ रिटन रिपोर्ट ऑफ अ क्राइम रजिस्टर्ड विद द पुलिस। तो ये क्या है, जो क्राइम हुआ उस क्राइम का पूरा एक रिटन रूप है। ठीक है, कि आपके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या चोरी हुआ, और ये किसके पास होता है, पुलिस के पास पेपर होता है। आप बोलते हैं वो लिखता है और वो अपने पास ही रख लेता है। ठीक है, आगे, इफ द एविडेंस कलेक्टेड मेक्स द पुलिस बिलीव दैट अ पर्सन इज गिल्टी देन इट फाइल्स अ चार्ज शीट अगेंस्ट द पर्सन इन अ सुटेबल क्रिमिनल कोर्ट। जैसे मान लीजिए उसके घर में चोरी हुआ, ठीक है, और वो चोर भी पकड़ा गया, उन्होंने खोजबीन अपना पड़ताल किया पुलिस ने और वो चोर पकड़ा गया। ठीक है, अब चोर को पकड़ तो लिया पुलिस ने, अब पुलिस को लगा कि वाकई में इसी ने चोरी किया था। ठीक है, तो अब जब वो चोरी किया, चोर पकड़ा भी गया, तो पुलिस उसको पहले तो दबोचेगा, बढ़िया से पकड़ेगा उसको, ठीक है, अपने कब्जे में ले लेगा उस चोर को। उस चोर को अपने कब्जे में लेने के बाद एक चार्जशीट तैयार करेगा। चार्जशीट क्या होता है मालूम है, उसको अभी हमने यहाँ पे लिख दिया, देखिए, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एक्यूजेशन या फिर एलिगेशन अगेंस्ट अ पर्सन फाइल्ड इन अ कोर्ट बाय द पुलिस। अब देखिए होता क्या है, चार्जशीट समझना पड़ेगा। FIR आपने समझ लिया, अब चार्जशीट क्या होता है। जैसे चोरी हुआ, चोर को पकड़ लिया पुलिस ने, अब पुलिस क्या करता है ना, एक चार्जशीट बनाता है। अब चार्जशीट होता है क्या समझिए, वो भी ना एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। उस डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ होता है कि फलाने आदमी के घर में चोरी हुआ, इस डेट को ये चीज़ चोरी हुआ, और इसका चोर जो है पकड़ा गया है, वो हमारे पास है, उसका नाम ये है, पता ये है, मोबाइल नंबर ये है, एज ये है, सब कुछ उसका उसमें लिखा हुआ होता है। यानी कि चोरी कब हुआ, क्या क्या हुआ, चोरी किसने किया, क्या क्या चोरी किया, कहाँ रहता है चोर, है ना, चोर का मोबाइल नंबर क्या है, पता क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ होता है। उसी को हम लोग कहते हैं चार्ज शीट। और वो चार्ज शीट किसको देता है पुलिस बाद में, कोर्ट के जज को दे देता है। कब, जब उस चोर को कोर्ट के सामने लेके जाएगा। देखिए इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि केवल और केवल क्राइम यानी कि क्रिमिनल लोगों को पकड़ने का काम है पुलिस का, लेकिन सजा देने का काम कोर्ट का यानी कि जज साहब का है। तो वो पुलिस केवल चोर को पकड़ेगा और पकड़ने के बाद वो अपना एक चार्जशीट तैयार करेगा कि हाँ इन्हीं ने चोरी किया था, इसका नाम ये है, मोबाइल नंबर ये है, पता ये है, क्वालिफिकेशन ये है, उसी को हम लोग कहते हैं चार्जशीट। और वो पूरा का पूरा एक फाइल के रूप में बना के जज के सामने पेश कर देगा। फिर जज उसी को देख के अपना पूरा का पूरा पहले वो पढ़ता है, फिर अपने लॉयर का बात सुनता है ना, उसके बाद वो फैसला अपना सुनाता है। तो हमारा चार्जशीट क्या होता है मालूम चल गया। ठीक है, चलो, तो चार्जशीट में बेसिकली चोरी क्या क्या हुआ, चोरी किसने किया, पूरा का पूरा जायजा उसमें लिखा रहता है। और वो चार्जशीट बाद में जज साहब को दे दिया जाता है कि जज साहब इसको पढ़ लीजिए, यही सब घटना घटित हुआ था और जो इसका अपराधी है वो आपके सामने है। ठीक है, चलिए, वही चीज़ होता है हमारा। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, पुलिस इन्वेस्टिगेशंस ऑलवेज हैव टू बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ लॉ एंड विथ फुल रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। देखिए अब ऐसा नहीं है कि पुलिस है तो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो वो अपना गलत तरीके से पावर का इस्तेमाल करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मान लीजिए सपोज मेरे मोहल्ले में चोरी होता है, मान लीजिए मेरे मोहल्ले में चोरी होता है और मेरे मोहल्ले में पुलिस आता है ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और चूंकि उस मोहल्ले में हम भी रहते हैं तो हमसे भी पूछेगा वो। अब मान लीजिए हम कुछ नहीं बताते हैं
तो क्या पुलिस हमको मारने लगेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो कैसे पूछना है, क्या एक पुलिस का तरीका होना चाहिए पूछने का, है ना, कब पूछना है, कैसे पूछना है, क्यों पूछना है, ये सब चीज़ उनको कानून के दायरे में रह के करना पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि पुलिस है तो किसी को भी तो थप्पड़ मार देंगे पूछने वक्त, किसी को भी उठा के जेल में डाल देंगे, ऐसा वो कभी नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता वो। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो पुलिस जब अपना इन्वेस्टिगेशन करता है तो पूरे नियम कानून के साथ करता है, ठीक है, और ह्यूमन राइट्स का पूरा वो ख्याल रखता है। ह्यूमन राइट्स का मतलब किसी को कोई परेशानी ना हो हमसे, कोई हमसे नाराज ना हो जाए, है ना, किसी के ऊपर हम हाथ ना उठाएं, इस प्रकार की चीज़ों को वो ध्यान में रखता है। आगे लिखा हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन गाइडलाइंस दैट द पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंट्रोगेशन विच आर एज फॉलोज। मतलब कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, अच्छा इंडिया का सबसे मोस्ट पावरफुल और सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा? सुप्रीम कोर्ट एक ही है, वो भी दिल्ली में है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट पुलिस को क्या क्या बात का ध्यान रखना है जब वो इन्वेस्टिगेशन करे या फिर किसी को अरेस्ट करे, डिटेंशन में डाले या फिर इंट्रोगेशन करे, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, ये सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से गाइडलाइन निकाल दिया है। जैसे आप देखते हैं ना कि यदि आपके स्कूल में छुट्टी है तो एक नोटिस आपको मिल जाता है कि आज हमारे स्कूल में छुट्टी है, इस प्रकार का। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगा या फिर किसी भी चीज़ों को वो करेगा तो कैसे कैसे उसको क्या क्या करना है, वो सबका सब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक गाइडलाइन तैयार किया गया है, उसी में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ना 3 आपके लिए नया वर्ड है, कौन सा? अरेस्ट, यानी कि पुलिस जब किसी को अरेस्ट करेगा, ठीक है, डिटेंशन जब वो जेल में डालेगा, डिटेंशन का मतलब कैदी, जेल में डालना उसको, ठीक है, और इंट्रोगेशन मतलब पूछताछ। तो पुलिस जब किसी को अरेस्ट करेगा या फिर जब किसी को जेल में डालेगा या फिर जब किसी के साथ पूछताछ करेगा, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो है किसके द्वारा निकाला गया गाइडलाइन? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकाला गया है। तो पहला क्या करना है पुलिस को, देखिए पहला है, द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। पुलिस के पास ये अधिकार नहीं है कि जब वो इन्वेस्टिगेशन करे, खोजबीन करे, पूछ पड़ताल करे, तो उसके पास ये अधिकार नहीं है कि किसी को वो टॉर्चर करे, है ना, किसी को मारे पीटे या फिर किसी को शूट कर दे, गोली मार दे। ये अधिकार उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि उसको कोई काम करना है तो शांतिपूर्वक करो, है ना। आप देखो पुलिस का काम केवल होता है अपराधी को खोज के निकालना, बाकी फैसला सुनाने का काम तो कोर्ट का है, जज साहब का है, ठीक है। तो ये पहला उसको गाइडलाइन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दूसरा गाइडलाइन क्या है, देखिए दूसरा है, द पुलिस कैन नॉट इम्पोज एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, ऑन अ पर्सन इवन फॉर पीटी ऑफेंसेस। मतलब कि पुलिस ने मान लीजिए चोर को पकड़ लिया, ठीक है, तो उस चोर को किसी भी प्रकार का सजा जो है, पनिशमेंट जो है, पुलिस नहीं दे सकता है, जरा सा भी नहीं। उसको केवल वो पकड़ के रखेगा और कोर्ट के सामने वो पेश करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पीटी ऑफेंसेस, मतलब कि छोटे से छोटे अपराध के लिए भी उसको पनिश नहीं किया जा सकता है। अच्छा, तो अब आपके मन में सवाल आ गया होगा कि सर जब छोटा छोटा गलती हो जाता है तो पुलिस वाला जो है ना आम आदमी से उठक बैठक कैसे करवा लेता है? आपने देखा होगा, मूवी में भी देखा होगा या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में कभी कभी हो जाता है। हाँ, डांट देता है, डांटने का बात अलग है, लेकिन हाँ कभी कभी थप्पड़ भी चढ़ा देता है ना, कभी कभी डंडा से भी मार देता है या फिर कभी कभी उठक बैठक भी करवा देता है। तो ये गलत चीज़ है। यदि हम उसके खिलाफ जाके केस दर्ज कर देना तो पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई हो सकता है। इस बात को आप याद रखिएगा। जैसे आप देखते हैं कि कभी कभी पुलिस किसी के ऊपर हाथ उठा देता है या फिर किसी के ऊपर वो डंडा चला देता है या फिर किसी को उठक बैठक करवा देता है, तो इसके खिलाफ यदि हम पुलिस स्टेशन में जाके शिकायत दर्ज कर दे तो उसको सज़ा मिल सकता है। लेकिन हम लोग ये छोटे मोटे चीज़ों के लिए नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग डर जाते हैं कि हाँ भाई अपराध किए हैं, जो थप्पड़ मारिए तो क्या हो गया। जैसे मान लीजिए हम सपोज कीजिए कि हम हेलमेट पहन के बाइक नहीं चला रहे हैं, ठीक है, और पुलिस वाला को गुस्सा आ गया, एक चटा मार दिया, है ना, तो हो सकता है कि कुछ बच्चा या फिर कुछ आदमी हो सकता है कि वो जाके शिकायत कर दे पुलिस स्टेशन में, किसी ने हमको मार दिया, प्यार से भी रोक सकता था, लेकिन हो सकता है कि कुछ डर जाए कि अरे भाई हेलमेट नहीं पहने थे, दो थप्पड़ मारिए दिया तो क्या हो गया, है ना। तो कुछ बच्चे या फिर कुछ लोग डर के कारण नहीं जाके शिकायत करते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे छोड़ देते हैं, जाने दो यार क्या हो गया, मारिए दे तो क्या हो गया, है ना, वही चीज़ है। लेकिन हम लोग यदि उसके ऊपर शिकायत कर दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकता है।
तो ये 2 गाइडलाइन है खास करके, हालांकि बहुत सारे गाइडलाइन है लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है जो कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ध्यान में रखना होता है, और ये गाइडलाइन किसके द्वारा निकाला गया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और क्या कहा गया है भाई, देखिए उसके बाद है आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। मतलब ये हो गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक तरीके से किताब है। उस किताब का जो 22वां चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी जब अरेस्ट होता है तो उस अरेस्ट हुए आदमी के पास कुछ अधिकार है। जरा सोचो, मतलब कि जैसे हम यदि कहीं पे क्राइम करेंगे तो क्राइम करने के बाद भी मेरे ऊपर अधिकार है, ये भी बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर नंबर 22 जो है, जिसको हम आर्टिकल 22 कहते हैं, उसमें और क्रिमिनल लॉ में भी, देखो क्रिमिनल लॉ का मतलब जिसमें कि क्राइम से रिलेटेड नियम कानून लिखे हुए होंगे उसमें भी, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में भी जो अरेस्ट आदमी हो जाता है उसके पास कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, होते हैं। क्या वो राइट है, जैसे देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। जैसे मान लीजिए पुलिस हमको अरेस्ट कर रही है तो मेरे पास ये अधिकार है कि हम पूछेंगे उनसे कि पुलिस साहब आप हमको अरेस्ट कर रहे हैं तो किस अपराध में, यानी कि हमको पूछने का अधिकार वहाँ पे है, ठीक है, और उनको बताना पड़ेगा। ये पहला हमारा फंडामेंटल राइट है। हालांकि हम अरेस्ट कर लेंगे, अरेस्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारे पास अधिकार है, हम उससे पूछ सकते हैं। ये पहला हमारा फंडामेंटल राइट है। उसके बाद द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। यहाँ पे मजिस्ट्रेट का सिंपल सा मतलब आप समझ सकते हैं, जज, ठीक है। तो जब हम लोग अरेस्ट हो जाते हैं तो 24 घंटे के अंदर हमको पेश करना पड़ेगा, कहाँ पे? जज के सामने। जैसे मान लीजिए हम चोरी किए हैं और 24 घंटे हमको पुलिस रखा, ठीक है, लेकिन हमको 24 घंटे के बाद जाके जज के सामने हमको पेश किया, तो यहाँ पे उल्टा कार्रवाई पुलिस पे हो जाएगा। हमारे ऊपर तो होगा ही, लेकिन पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगा। लेकिन पुलिस का नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि यदि किसी को वो अरेस्ट करे तो 24 घंटे के अंदर उसको जज के सामने पेश कर देना है, और उसके ऊपर जज अपना फैसला सुनाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा डिले हो जाता है, कब जानते हो? सैटरडे संडे को, क्योंकि सैटरडे संडे को लगभग हमारा जो जज का जो काम है वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि उस समय पर छुट्टी रहता है उनका। हालांकि सैटरडे को उतना नहीं रहता, लेकिन संडे को रहता है, ठीक है। तो संडे के केस में जो है 2 दिन भी लग जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कोई आदमी ना सैटरडे के सुबह को अरेस्ट हुआ, ठीक है, और वो अगले दिन जाके कोर्ट में पेश होने वाला था, लेकिन अगले दिन संडे है तो कैसे हो पाएगा? फिर उसको मंडे को पेश करना पड़ेगा। उस केस में बात थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन यदि वर्किंग डे है, यानी कि मंडे या ट्यूसडे दिन है, तो 24 घंटे के अंदर उसको जज के सामने पेश करना पड़ेगा। तो जज उस अपराधी को देखेगा, उसके ऊपर फैसला सुनाएगा अपना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी। यानी कि जब कोई आदमी को अरेस्ट करना होता है या फिर जो आदमी अरेस्ट हो जाता है तो उस आदमी को आप टॉर्चर नहीं कर सकते, मार पीट नहीं सकते हैं, ना ही आप उसको, यानी कि जब अरेस्ट कर रहे हैं तो अरेस्ट करने के वक्त भी आप उसको नहीं मारेंगे पीटेंगे, और जब वो कस्टडी में रहेगा, यानी कि आपके पास जब वो जेल में रहेगा 24 घंटे से कम वक्त के लिए, तो उस समय भी आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप जो वो मूवी में देखते हैं ना कि चोर को पकड़ता है, पुलिस स्टेशन में बंद करके लाठी मारता है, वो केवल मूवी में होता है, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में कभी नहीं होता है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। आगे उसके बाद लिखा हुआ कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। मतलब ये हो गया कि मान लीजिए एक आदमी जो है ना चोरी किया, ठीक है, और उसको पुलिस अपने थाने में लेके आया, बहुत मारा, और उसके मुंह से झूठ मूठ से ये कहवा लिया कि हाँ चोरी हम ही किए थे, तो क्या वो सही माना जाएगा? चोरी वही किया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा नियम ये कहता है, लॉ ये कहता है कि पुलिस स्टेशन में आप उसको कितना भी पैसा देके सच क्यों ना उगलवा लो, लेकिन वही बात सच माना जाएगा जो वो जज के सामने कहेगा। बात समझ में आ रही है? तो कितना अच्छा बात है ना। मान लो मतलब कि हम चोरी नहीं किए हैं, लेकिन हमको 10 लाख रुपया दे देगा, बोल देगा कि हाँ चोरी तुम ही किए हो, तो ये हो सकता है कि जब ऐसा नियम नहीं रहता तो हम जेल चले जाते, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज के रेट में ऐसा है कि आप उसको कितना भी पैसा दे के
वहाँ पे कुछ भी कहवा लो पुलिस स्टेशन में, लेकिन जो वो जज के सामने कहेगा वही उसका वो फाइनल होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था, कोई बात नहीं इसमें। तो इस चीज़ को आपने मूवी में देखा होगा कि जब हम लोग किसी चीज मूवी में आपने इस चीज़ को देखा होगा कि जब किसी को वो जेल के अंदर बंद पकड़ के लेके आते हैं, उसको बहुत मार मारता है। पहला बात मारता है, दूसरा बात उससे सच कहलवाता है। तो क्या उस सच कहने का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप जो जज के सामने बोलिएगा वही हकीकत है। ठीक है, आगे उसके बाद अ बॉय अंडर 15 years of age and woman cannot be called to the police station only for questioning। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना कि इन्वेस्टिगेशन करने वक्त ज़रूरत पड़ता है गवाह का, तो गवाह के तौर पे हम बच्चे को भी बुला सकते हैं, अपने औरतों को भी बुला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है अब बॉय अंडर 15 years ऑफ एज, क्या केवल लड़के नहीं, यहाँ पे बॉय का मतलब यहाँ पे लड़की लोग भी है। ठीक है, तो जो लड़का या फिर जो लड़की 15 साल से नीचे का है, ठीक है, और खास करके वोमेन मतलब 15 से ऊपर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, 15 साल से लड़का या फिर लड़की और हमारे वोमेन यानी कि औरतें, इन सबको पुलिस स्टेशन लेकर नहीं आया जा सकता है। उनको पुलिस स्टेशन नहीं लाना चाहिए, किसको? पुलिस को, क्वेश्चन करने के लिए। जैसे होता है ना कि क्या आपने वाकई में इस चीज़ को घटना घटित होते हुए देखा था कि नहीं देखा था, ये चीज़ यदि आपको पूछताछ करना है तो उसके घर पे जाके करो, लेकिन आप पुलिस स्टेशन उसको नहीं बुला सकते हैं। तो ये सब हमको ना एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों को जनरल नॉलेज मिल रहा है पुलिस स्टेशन में क्या क्या होता है। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा कि 15 साल से नीचे का जो भी लड़का है या फिर जो भी लड़की है या फिर 15 साल से ऊपर का जो भी वोमेन है, उनको सवाल जवाब करने के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं खड़ा कर सकता है। ठीक है, यदि आपको पूछताछ करना ही है तो उसके घर पे आप चले जाओ, वहाँ पे जाके कर लो। ठीक है, ये चीज़ हमारा होता है। तो ये 5 फंडामेंटल राइट है, और ये पांचों का पांचों फंडामेंटल राइट किसके पास होता है? जो आदमी अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक जिसका नाम है व्हाट इज द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।